नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। वक्त हुआ है कच्चा चिट्ठा का। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में हलचल बहुत तेज है। पूरे शहर में हमले से अलर्ट के लिए सायरन की आवाजें बार बार गूंज रही हैं। लोग सहमे हुए हैं। अप्रैल के आखिरी वक्त में कीव से रूसी सेना मूव कर गई थी, घेरा हटा लिया गया था, लेकिन अब पुतिन ने युद्ध नीति में बदलाव कर दिया है। रूसी सेना यूक्रेन के किसी एक शहर या इलाके को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि चौतरफा हमला कर रही है। कीव में जो दहशत का माहौल है, ठीक यही माहौल डॉनबास में भी है। खार्किव में न्यूज 18 के संवाददाता जावेद मंसूरी के पहुंचने के ठीक पहले एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल अटैक हुआ। वहां दहलाने वाला मंजर था। तमाम तस्वीरें आई सामने जो डराती हैं। पुतिन का अगला हमला कहां होने वाला है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बंकर से निकला बाहर, पुतिन का नया खतरनाक हथियार। ये डोर M2 है। और बग M3 सिस्टम है। इस पर घूमता रडार लगा है। अंदर ऑपरेटर तैयार बैठे हैं। बाहर आते ही हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। ये जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। टारगेट सेट किया जा रहा है। बटन दबने भर की देरी है। मिसाइल पूरी तरह अटैक के लिए तैयार हैं। और ये देखिए, इधर बटन दबा और फायर। सटीक पैमाना, अचूक निशाना। महायुद्ध में रूसी टैंकों के विध्वंस की कहानियों के बीच इस हथियार की मार, इसकी धार और इसके जबरदस्त हमले की ताकत को आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि सिस्टम का निशाना कभी खाली नहीं जाता। एरोप्लेन्स, क्रूज मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को ध्वस्त करने में कामयाब, शॉर्ट रेंज की मिसाइलें गिराने में बेहद कामयाब। ऑपरेशनल रेंज 25 किलोमीटर, अधिकतम स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा और सबसे बड़ी ताकत की यूक्रेन के एंटी मिसाइल सिस्टम के रडार से बचने में माहिर। बैटल ऑफ डॉनबास में रूस के सैनिकों के लिए पुतिन इस हथियार की तैनाती को लेकर बहुत पहले से सोच रहे थे, लेकिन मौका अब आया है। माना जा रहा है कि डॉनबास पर कब्जे के लिए बहुत पहले से डॉनबास के कई इलाकों में इस सिस्टम को जमीन के अंदर दबा कर रखा गया था। लेकिन अब यूक्रेन की लड़ाई उस दौर में पहुंच गई है जहां इस सिस्टम के सहारे रूसी फौज बहुत उम्दा प्रदर्शन की स्थिति में है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक और महाविनाशक हथियारों वाला वीडियो जारी किया है।
BM-27 उर्गान सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स। इसमें 220 मिलीमीटर गन एक के बाद एक 16 रॉकेट दाग सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जहां रॉकेट बरसेंगे वहां सब कुछ खाक हो जाएगा। दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलने वाला। पुतिन जंग के शुरुआती दौर से लेकर अब तक जिस युद्ध नीति पर चल रहे हैं वो अब बदल गई है। पुतिन चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमला करे। पुतिन इसके लिए रूसी सैनिकों के पास मौजूद हथियारों के प्रदर्शन की जांच भी कर रहे हैं। जहां रूसी सैनिकों को नए हथियारों की जरूरत महसूस हो रही है, उन्हें वो मुहैया भी कराए जा रहे हैं। जंग में रूसी सैनिकों के टैंक तबाह होने के बाद पुतिन पहले से ज्यादा सचेत हो चुके हैं और ये बात तो पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल साफ है कि रूस के पास अभी कई ऐसे हथियार बाकी हैं जो युद्ध में हमले के लिए तैयार बैठे हैं। डॉनबास में इस वक्त घनघोर युद्ध छिड़ा है। रूसी सेना का दावा है कि उसने डॉनबास के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर यूक्रेन का दावा है कि उसकी सेना डॉनबास में रूसी फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इस बीच डॉनबास के सेवेरोडोनेस्क में बड़े हमले हो रहे हैं। सेवेरोडोनेस्क डॉनबास का बहुत अहम औद्योगिक केंद्र है। यहाँ कब्जा होने से डोनेस्क के मुख्य शहर क्रामातोर्स्क का रास्ता खुल जाएगा। सेवेरोडोनेस्क के कम से कम 70% क्षेत्र में रूसी नियंत्रण होने की सूचना है। За підсумками і цієї доби, вже 105-ї, до речі, доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का ये कथन भी सत्य हो सकता है कि यूक्रेन की सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है, लेकिन खुद जेलेंस्की ये भी मान रहे हैं कि डॉनबास की लड़ाई अब तक के महायुद्ध में सबसे भीषण है। और ये भी बड़ा सच है कि पूर्वी इलाके में जहां रूसी गोले आग बरसा रहे हैं, वहां यूक्रेन की फौज कम है। डॉनबास में रूसी भाषी लोग भी बहुत हैं और डोनेस्क और लुहांस्क में पहले से यूक्रेन के खिलाफ अलगाववादी जंग लड़ रहे हैं, जिसे रूस का समर्थन हासिल है। मतलब किसी भी नजर से डॉनबास में यूक्रेन मजबूत स्थिति में नहीं दिख रहा। Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу. डॉनबास की लड़ाई किस लेवल पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए आपको रूस के रक्षा मंत्रालय के उस बयान को गौर से देखना चाहिए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लैंड कॉरिडोर के जरिए क्राइमिया और पूर्वी यूक्रेन के कब्जे वाले डॉनबास के इलाके को जोड़ दिया गया है। रूसी रेलवे और सेना एक साथ काम कर रही है। 1200 किलोमीटर की रेल पटरी शुरू हो चुकी है। इसके जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही शुरू हो गई है। रूसी फौज की कोशिश है कि जितना जल्दी हो डॉनबास पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि डॉनबास यूक्रेन के लिए न सिर्फ राजनीतिक तौर पर अहम है, बल्कि यूक्रेन की 20% अर्थव्यवस्था का भी आधार है। डॉनबास पर पुतिन के कब्जे की चाहत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन का समंदर से कनेक्शन कट चुका है। एक बार डॉनबास पर आधिपत्य स्थापित होते ही पुतिन यहां से लेकर क्राइमिया तक एक छत्र साम्राज्य के मालिक हो जाएंगे। असल में पुतिन की नजर डॉनबास पर है तो इसके पीछे बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, डॉनबास औद्योगिक रूप से बहुत विकसित क्षेत्र है। दूसरी वजह, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी डॉनबास क्षेत्र की है। तीसरी वजह, डॉनबास में कोयले का विशाल भंडार है। चौथी वजह, अनुमान है कि यहाँ 10 बिलियन टन कोयले का भंडार है। पांचवी वजह, पूरे यूरोप में चौथे नंबर का कोयला भंडार है। छठी वजह, डॉनबास के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, मतलब रूस को समर्थन मिलता है। सातवीं वजह को आपको पूर्वी यूक्रेन के भूगोल के जरिए समझना होगा।
डॉनबास रीजन लुहांस्क और डोनेस्क दो छोटे इलाकों से मिलकर बना है। लुहांस्क का बड़ा हिस्सा रूस की सीमा से मिलता है। डोनेस्क एक तरफ रूस है तो दूसरी ओर अज़ोव सी है। डॉनबास के दक्षिण में यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल है, जिस पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। पुतिन का टारगेट क्लियर है, वो इस जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इस चक्कर में जो रूसी सैनिकों और हथियारों की तबाही हुई है उसे कम से कम भी करना है। इसमें जंग लंबी भी चले तो पुतिन को कोई परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि क्राइमिया पर कब्जा इसकी मिसाल है और चेचन की लड़ाई भी इसका उदाहरण है। पुतिन मंझे हुए योद्धा साबित हुए हैं। जिस तरह से कीव और डॉनबास पर रूसी सैनिक हमला कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि पुतिन शुरुआती भूलों और झटकों से उबर चुके हैं। В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр Вооруженных сил Украины, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс ОСА-АКМ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики. पुतिन की नई युद्ध नीति के मुताबिक अब किसी एक इलाके को रूसी फौज मेन टारगेट बना रही है, जैसे डॉनबास। लेकिन इसके साथ ही उसकी नजर दूसरे इलाकों पर भी है, जैसे करीब 1.5 महीने बाद रूसी मिसाइलें कीव पर भी गिर रही हैं और खार्किव में फिर से जंग शुरू हो गई है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि खार्किव पर रूसी सेना ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है, लेकिन एक बार फिर छिड़ी जंग दूसरी कहानी बयां कर रही है। रूस की सेना अब की बार भी महाविनाशक मिसाइलें दाग रही है। रूसी मिसाइल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर गिरी और ये देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स का जर्रा जर्रा तबाह हो गया। न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता जावेद मंसूरी हमले के ठीक बाद वहां पहुंचे तो जो मंजर देखा बहुत भयंकर था। खार्किव वो इलाका है जहां लगातार रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। 7 और 8 जून की रात को एक सुपरमार्केट पर हमला किया गया, ताज़ा हमला किया गया है और अभी आप देखेंगे इसका बाहरी हिस्सा किस कदर ध्वस्त हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर 7 और 8 की रात में रशियन मिसाइल से अटैक किया गया है और अभी भी आप देखेंगे क्रेन के जरिए यहाँ से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि खार्किव और उसके आसपास के इलाकों में लगातार जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार हमले हो रहे हैं। रात भर शेलिंग की आवाज़ें, सायरन की आवाज़ें यहाँ पर सुनाई देती हैं और ये ताज़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। एक सुपरमार्केट पर आप देखिए जो मलबा पड़ा हुआ है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इन हमलों में कई लोगों की मौत भी हुई है। खार्किव ही नहीं, कैपिटल कीव पर भी रूसी सेना के हमले तेज हो गए हैं। युद्ध के शुरुआती दिनों में कीव पर जो कहर बरस रहा था उसका सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। ज़ेलेंस्की इस वक्त कीव में ही है, अपने बंकर से युद्ध का संचालन कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन कीव का आम आदमी त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि रूसी फौज किसी भी वक्त कीव का अकेला तोड़ राजधानी में दाखिल हो जाएगी। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। Проте війна Росії проти України досі продовжується. І прямо зараз, у хвилини, коли ви чуєте моє звернення, на полі бою гинуть українські військові. Російська армія обстрілює наші міста з артилерії і з авіації. В списку дітей, убитих російськими ударами за час від 24 лютого, вже більше 260 прізвищ. І коли цьому буде край? Коли? Насправді це. ज़ेलेंस्की यूरोप और अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर युद्ध में रूस को जवाब दे रहे हैं, लेकिन समंदर से कटे यूक्रेन का पोलैंड से जैसे ही कनेक्शन टूटेगा, यूक्रेन के पास हथियारों का आना बंद हो जाएगा और शायद इसी वक्त महायुद्ध का क्लाइमेक्स होगा, जब यूक्रेन की थकी हारी सेना और हथियारों की सप्लाई में मोर्चा संभालने में नाकाम यूक्रेन की सेना रूस के सामने सरेंडर कर देगी। ज़ेलेंस्की इस तथ्य को पहचानते हैं और इसीलिए ज़ेलेंस्की की युद्ध नीति में सिर्फ लड़ना नहीं है, बल्कि रूस के खिलाफ कैंपेन चलाना,
पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा करना, पुतिन को दुनिया में अनाज संकट के लिए जिम्मेदार बताना ज़ेलेंस्की सब करते हैं। Я дуже поважаю Бориса Джонсона. Він справжній друг України і міцний захисник свободи. Але, на жаль, не від нього залежить, чи буде їжі на столах у мільйонів людей Африки, Азії, Латинської Америки. Це російський флот, а не британський чи будь-який інший заблокував чорноморські порти України так, що світ опинився на порозі страшної продовольчої кризи. रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। जब से युद्ध शुरू हुआ है, दुनिया भर में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड तेजी से बढ़ी हैं। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप यानी GCRC ने खुलासा किया है कि युद्ध के चलते दुनिया के 94 देशों में अनुमानित 1.6 अरब लोगों को वित्त, भोजन या ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पूरी दुनिया में भूख का संकट बढ़ रहा है और यदि कोई उपाय नहीं किए गए तो फिर इसमें और इजाफा हो सकता है। ज़ेलेंस्की यही बात पूरी दुनिया के सामने जोर शोर से बताना चाहते हैं और इसके लिए जिम्मेदार पुतिन को ठहराना चाहते हैं ताकि दुनिया उनके इमोशनल अपील की कद्र करे और पुतिन के खिलाफ अभियान चलाया जा सके। लेकिन सच ये है कि बलशाली पुतिन के खिलाफ भले ही अमेरिका और यूरोप हथियार सप्लाई करते रहे, लेकिन पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा अब तक नाकाम ही रहा है। ऐसे में ज़ेलेंस्की के सैनिकों के सामने बस एक ही रास्ता बचता है, शक्तिशाली रूसी सेना को जब तक और जितना रुक सके रोके रहे। दरअसल यूक्रेन युद्ध को लेकर वही हो रहा है जिसका डर था। इस युद्ध में अब इजराइल की एंट्री हो सकती है क्योंकि ज़ेलेंस्की ऐसा चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने इस बात को भांप लिया है। अब ऐसे में अगर इजराइल कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे पुतिन नाराज हो जाए तो समझ लीजिए कि यूक्रेन के साथ साथ एक और युद्ध हो सकता है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो नए वॉर जोन का खतरा अच्छी तरह समझ जाएंगे। दुनिया में बॉम्बर्स वाला मुकाबला शुरू हो गया है। यूक्रेन में सैकड़ों टारगेट तबाह करने के बाद रूस के खतरनाक बॉम्बर एक और वॉर जोन में उड़ान भरने लगे हैं। यहां रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी है। और उसकी लैंडिंग के फौरन बाद सुखोई 35 भी लाइन में है। लेकिन ये फाइटर बॉम्बर्स कहां ऑपरेट कर रहे हैं? ये जगह यूक्रेन या फिर रूस की जमीन तो नहीं लगती। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशियन एयरफोर्स के ये फाइटर जेट सीरिया की वायुसेना के साथ उड़ रहे हैं। ये है सीरिया का MiG-23। ये वो जेट है जो पुराना तो जरूर है, लेकिन ISIS को खत्म करने के लिए इसने भी बड़ा काम किया है। ये सीरिया और रूस की वायुसेना का युद्धाभ्यास है जो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हो रहा है। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से दो तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए, पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से MiG-23 और MiG-29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है। इस युद्धाभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को कवर देने की प्रैक्टिस की। दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं,
लेकिन इस बार इनकी ज्वाइंट फ्लाइट्स की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन का यहां अपने फाइटर बॉम्बर्स भेजना बड़ी बात कही जाएगी। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा न समझा जाए, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस को पश्चिम एशिया में किससे दिक्कत हो सकती है कि उसके विमान सीरिया के साथ युद्धाभ्यास करने चले आए। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन इजराइल से दुनिया का बेहतरीन एरिया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मांग रहा है और अगर ऐसा हुआ तो कीव या खार्किव जैसे शहरों में रूस के विमानों की एंट्री बंद हो जाएगी। We need Israeli assistance. While I'm talking about the Israeli government, I mean that we need first of all, the military technical support. We need Iron Dome, Barak or similar, that would allow us to save our civilian women and children from the shelling of the Russian missiles in our territory. अब आयरन डोम कैसे ज़ेलेंस्की को बचा सकता है, इसका एक नमूना देख लीजिए। ये इजराइल का आसमान है और यहाँ आप देख सकते हैं गाजा पट्टी से इजरायली शहरों पर हो रहे रॉकेट्स के हमले। लेकिन गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये है कमाल आयरन डोम का। फलस्तीनी संगठन हमास के रॉकेट्स अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट्स को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी है और अब ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ चुका है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूर हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल बहुत महंगा भी साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें 2 मिसाइल फायर की जाती हैं, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все, православні церкви, так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. ज़ेलेंस्की को आयरन डोम से उम्मीद है, क्योंकि इजराइल ने इसे किसी भी शहर या बड़े इलाके को बमबारी से महफूज रखने के लिए तैयार किया है और कीव या खार्किव जैसे शहरों के लिए यह बहुत ही कारगर डिफेंडर बन सकता है, जो अक्सर रूस के मिसाइलों और रॉकेट अटैक का सामना करते रहते हैं। हालांकि ऐसे हमलों को रोकने की लागत क्या आएगी, इस पर भी ज़ेलेंस्की को सोचना होगा। देखिए आयरन डोम का प्रैक्टिकल टेस्ट, जिससे इस एयर डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है।
इस मिसाइल की टेस्टिंग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसको आजमाने के लिए पहले एक ड्रोन लॉन्च किया जाता है। ये ड्रोन एक सुसाइड ड्रोन भी हो सकता है और इसका साइज देखकर आप इसकी बराबरी किसी रॉकेट या फिर किसी तोप के गोले से भी कर सकते हैं। जब ये ड्रोन आयरन डोम के राडार पर नजर आता है तो फौरन एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च होती हैं। और फिर देखिए किस तरह उस ड्रोन को आयरन डोम खत्म कर देता है। इसकी मिसाइल अपने टारगेट को बहुत ही आराम से हवा में ही खत्म कर देती है। ज़ेलेंस्की परेशान है, पुतिन टेंशन में है, लेकिन बाइडेन का सिरदर्द और बढ़ने वाला है। खबर है कि किम जोंग उन बहुत जल्द 7वां बड़ा परमाणु परीक्षण करने वाले हैं। अमेरिका ने दुनिया को आगाह किया है कि किम की तैयारी पूरी हो गई है, बस न्यूक्लियर टेस्ट का काउंटडाउन स्टार्ट होना बाकी है। और इसी बीच कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस की एक बड़ी रिसर्च सामने आ गई है। इसमें बताया गया है कि 2022 में अब तक किम ने 5000 करोड़ रुपए सिर्फ मिसाइल टेस्ट में ही फूंक डाले हैं। किम की परमाणु भूख कितनी बड़ी है, इस स्पेशल रिपोर्ट में उनके मिसाइल वाली दीवानगी का पूरा ब्यौरा आपको मिलेगा। पहली मिसाइल टेस्ट, दूसरी मिसाइल टेस्ट, तीसरी मिसाइल टेस्ट, चौथी मिसाइल टेस्ट, पांचवी मिसाइल टेस्ट। मिसाइल टेस्ट की इस नंबरिंग को आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन टेस्टिंग का ये सिलसिला नहीं रुकेगा और ना ही किम जोंग उन की परमाणु मिसाइल वाली भूख खत्म होगी। साल 2022 में अब तक किम ने 33 बार मिसाइल टेस्ट किए हैं। देश के खजाने का 5000 करोड़ रुपए को स्वाहा कर चुका है और इतना ही अभी साल के आखिर तक और खर्च करने वाला है। 5000 करोड़ में कुल कितने जीरो होते हैं, आगे बढ़ने से पहले इसे देख लीजिए। 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कुल 10 जीरो। इतनी ज्यादा रकम में किम ने अपने शौक को पूरा करने के लिए बारूदी आग लगा डाली है, वो भी उस देश में जो दुनिया के 13,000 किलोमीटर दूरी तक आग बरसा सकती है, परमाणु बम का विस्फोट करा सकती है। किम के इस आग उगलने वाले शैतान का नाम है हवासोंग 17, जो उत्तर कोरिया की सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल बताई जा रही है। उत्तर कोरिया की ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की ताकत। और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को अपने मिसाइल के इसी ताकत पर नाज है। उत्तर कोरिया का दावा है कि हवासोंग 17 की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वाशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है, 10,916 किलोमीटर। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8,300 किलोमीटर, लॉस एंजल्स की दूरी 9,600 किलोमीटर है।
यानी हवासुंग 17 की जद में अमेरिका के करीब करीब सभी बड़े शहर हैं। और एक सच ये भी है कि मिसाइल धरती के जिस हिस्से को भी अपना निशाना बनाएगी, दुश्मनों का नामो निशान क्या जर्रा जर्रा धुएं में तब्दील हो जाएगा। हालांकि दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों ने हवासुंग 17 की टेस्टिंग की कामयाबी पर सवाल उठाया, लेकिन उत्तर कोरिया के सालाना मिलिट्री परेड में किम ने हवासुंग 17 की पहली झलक दिखाकर उनके सारे सवालों पर विराम लगा दिया। नॉर्थ कोरिया का ये सुप्रीम लीडर जब भी मिसाइल टेस्टिंग का बटन दबाता है, हर कोई खौफ ज़दा हो जाता है। वहीं उत्तर कोरिया का ये सुप्रीम मार्शल ठहाके लगाता है। किम के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जान पाता। दुनिया को डरा किम खुश होता है। परमाणु हथियारों की टेस्टिंग का रिस्क लेना किम की पुरानी शगल है। किम को पता है कि उसकी असली पावर उसके परमाणु बम में है, इसलिए किम तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स जमा करने में जुटा है। कोरियाई इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस के डेटा के मुताबिक 2022 में किम ने अपने हर इंटरकॉन्टिनेंटल की टेस्टिंग पर 230 करोड़ खर्च किया है। वहीं एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 40 करोड़ रुपए बारूद में जलाए हैं। समय समय पर अपनी मिसाइल पावर दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश करने वाले किम जोंग उन ने इस बार कसम खाई है कि वो परमाणु शक्ति को तेजी से बढ़ाएगा। किम ने कसम खाई है कि वो परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ाएगा। किम ने कसम खाई है कि परमाणु हथियारों को और ताकतवर बनाएंगे। किम की ये कसम तब और खतरनाक हो जाती है जब खबर आती है कि किम जोंग उन एक बार फिर न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग करने जा रहा है। उत्तर कोरिया में 2006 से अब तक 6 बार परमाणु परीक्षण हो चुका है। अगर किम का दावा सच्चा है तो अब की बार वो 7वां बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। किम जोंग उन ने इस बार सबसे बड़े और विनाशकारी परमाणु टेस्ट की धमकी दी है, जो किसी भी वक्त हो सकता है। खबर है कि इसे लेकर उत्तर कोरिया में हलचल काफी तेज हो गई है। किम जोंग उन ने अपनी पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। 조선노동당 중앙위원회 제8기 제5차 전원회의 확대 회의가 소집됐습니다. 조선노동당 중앙위원회 제8기 제5차 전원회의 확대 회의가 6월 8일 소집됐습니다. 조선노동당 총비서이신 경애하는 김종은 동지께서 참석하셨습니다. उत्तर कोरिया की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने पिछले साल के आखिर में अपनी पार्टी का चौथा पूर्ण सत्र आयोजित किया था, लेकिन इस बार की बैठक पर दुनिया की नजर इसलिए भी है क्योंकि ये किम के परमाणु टेस्ट वाले संकेतों से मेल खाता दिख रहा है। दरअसल किम का मिशन अधिक से अधिक परमाणु हथियार जुटाना है। ऐसा करके दुश्मन देशों में खौफ पैदा करना माना जाता है और अमेरिका के सामने कई चुनौती पेश करना भी है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर कोरिया ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 위대한 우리 국가의 부강 발전과 인민의 복리를 위한 역사적 투쟁에서 맡고 있는 중대한 책무를 깊이 자각한 전체 참가자들의 높은 정치적 열의 속에 전원회의 확대 회의는 의정토의에 들어갔습니다. कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सलमान खान धमकी केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जानकारी है कि चिट्ठी का मास्टरमाइंड विक्रम बरार है,
जो कि गोल्डी बरार का भाई है। विक्रम बरार ही पूरा मास्टरमाइंड था। सलमान खान को जो चिट्ठी मिली है, न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की खबर है। इस वक्त आनंद हमारे साथ लाइव इस खबर पर जुड़ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का साथी है विक्रम बरार, और ऐसे में ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है। और क्या डिटेल्स आनंद निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए प्रीति, न्यूज 18 इंडिया ब्रेक कर रहा है कि सलमान खान के घर के बाहर जो धमकी का खत मिला था उसमें 3 ऐसे लोग हैं जो चिन्हित हुए हैं, सूरज, आसमा और ओसमा, जिसमें सूरज और आसमा हैं ये जालोर राजस्थान के रहने वाले हैं। और जो विक्रम बराड़ है, हालांकि ये भाई नहीं है लेकिन ये एसोसिएट है गोल्डी बराड़ का। ये जालोर से बाकायदा विक्रम बराड़ के कहने पर मुंबई पहुंचते और मुंबई में महाराष्ट्र में पालघर में जहां पर संतों की हत्या की गई थी वहां पर आके ये शेल्टर लेते हैं। उसके बाद ये मुंबई में एक और जगह पे शेल्टर लेते हैं। उसके बाद बाकायदा सलमान खान के घर की रेकी करते हैं। ये खुलासा हुआ है उस महाकाल की गिरफ्तारी के बाद, जिसके इनपुट जो है वो दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ शेयर करे थे। जिस तरह से हमारे सहयोगी आशीष ने बताया कि किस तरह से जो महाकाल है उसने खुलासा किया है कि यो खत रखने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। और इस सबका बड़ा मास्टरमाइंड जो प्रीति निकल के आ रहा है वो विक्रम बराड़ है, जो हनुमानगढ़ का रहने वाला है। आज सुबह ही न्यूज 18 इंडिया ने इसके नाम का खुलासा किया था। ये न केवल सलमान खान के घर के बाहर जो धमकी का खत मिला उसका मास्टरमाइंड है, इसके अलावा जो सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ था उसमें जो 5 मास्टरमाइंड है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई है, गोल्डी बराड़ है, सचिन बिश्नोई है और अनमोल बिश्नोई है जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। और 5वां नाम सबसे महत्वपूर्ण, दोबारा आपके पास डिटेल्स के लिए आएंगे। शुक्रिया फिलहाल। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।